हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी के लिए भी मैंने चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, चैप्टर 4 कर रहे हैं हम रीतिकाल का, और रीतिकाल में भी 140 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज हम 141 से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, तो भाई क्लास शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखा कीजिए। और मैंने हिंदी साहित्य के आपके लिए विस्तृत क्लास भी प्रोवाइड करवाई है, 2 क्लासें वहां पे हो गई है। तो प्लीज आप उसको भी देख लेना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे किसी भी फील्ड में जाके हम हिंदी साहित्य का पेपर देते हैं, तो वहां पर क्या है भाई, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डीपली क्वेश्चन हम विस्तृत पढ़ेंगे तभी हम वो कर सकते हैं भाई। ओनली क्वेश्चन से हम डीपली क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो प्लीज आप थ्योरी क्लासेस भी जरूर से जरूर देखें, और ये सीरीज चला रखी है, ये भी आप जरूर से जरूर देखें। तो भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, यानी 141वां, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है। जो रीतिकाल है, ठीक है, इसके काव्य की मुख्य प्रवृत्ति पूछिए भाई क्या रही है। तो नीति रही है, राज प्रसिद्धि रही है, भक्ति रही है, सिंगारिकता रही है। तो रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति सिंगारिकता रही है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति सिंगारिकता रही है। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा था। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। भाई ठीक है, जो रीतिकाल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त। 142वां क्वेश्चन है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, रीति काल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो उसको, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। भाई तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो उसको हम रीति काव्य कह सकते हैं। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। भाई आगे देखते 143वां, सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। और किसके दोहों के लिए कहा गया है। तो रहीम, बिहारी, तुलसी या बिहारी। भाई तो बिहारी के दोहों के लिए कहा गया, सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर, बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। ध्यातव्य है कि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि है। कैसे बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं, जिन्होंने 1719 दोहों का सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, जो बिहारी सतसई है इसकी भाषा क्या बताई गई है, परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ठीक है, किसने कहा भाई, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगला 144वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। ठीक है, तो घनानंद, केशव, बिहारी, देव। तो देव भाई आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दिए गए रीतिकालीन रचनाकारों में देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन। भाई सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव तक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। भाई तो ये देव की रचनाएं हैं। 145वां, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है। तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, तो भाई ये रहीम जी की रचना रहेगी। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं काफी बार बता चुकी हूँ आपको, बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना है, जो बरवे नायिका भेद है भाई ये अवधी भाषा में तो लिखा गया है,
और प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है ये। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। ठीक है, जो संस्कृत रचना है रसमंजरी और किसके, ये भानुदत्त की, इसके आधार पर बर्वे नायिका भेद की रचना हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीम दास ने खेट कोतकुम जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। ठीक है भाई, जो खेट कोतकुम जातकम इनका ग्रंथ है, ये क्या एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, और रहीम जी ने लिखा है। और इस जो ये ग्रंथ है खेटकुम कोतुकुम जातकम, इसकी भाषा संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मध्य नाटक। और जो नगर शोभा है इनकी रचना, इसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डी प्लीज का 146वां काव्य निर्णय की रचना किसने की है। जो काव्य निर्णय है इसकी रचना किसने की है। भिखारीदास, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास या जसवंत सिंह भाई। तो काव्य निर्णय की रचना भिखारीदास ने की है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। काव्य निर्णय की रचना भिखारीदास ने की है। इनकी अन्य कृतियां है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोनो पिंगल, अमर कोश या शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतीका। ठीक है, ये भिखारीदास की रचनाएं रहेंगी। 147वां क्वेश्चन है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार वे केशवदास रहेंगे। हम काफी बार कर चुके हैं इस रचना को। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावनी, वीर देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा भी किसको, केशवदास को। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे गए हैं भाई। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास को कहा जाता है। और किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशवदास की है। और रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है घनानंद की काव्य भाषा थी। जो घनानंद है इनकी काव्य भाषा क्या थी, ये हमें बताना है। तो खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा। तो घनानंद की काव्य भाषा भी ब्रज भाषा थी भाई। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। घनानंद रीति काव्य के रीति मुक्त कवि में आते हैं। कौन से कवि में आते हैं, रीति मुक्त कवि धारा में आते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये भाई घनानंद के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भाई ये यानी घनानंद साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद की प्रमुख कृतियां है सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली और यमुना यशबी। तो ये घनानंद की रचनाएं रहेगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। घनानंद, बोधा, आलम ये रीति मुक्त कवि है, लेकिन बिहारी जो है ये रीति मुक्त कवि नहीं है, रीति सिद्ध कवि है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है बल्कि ये रीति सिद्ध कवि है। बिहारी सत्सई इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें 719 दोहे हैं, जिसमें नीति और श्रृंगार के दोहे संग्रहित है। ठीक है, जो बिहारी सत्सई है भाई इसमें नीति और श्रृंगार के दोहे हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम ये चार मुख्य रूप से रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। कौन कौन, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं भाई। आगे 150वां क्वेश्चन है घनानंद की रचना नहीं है। ठीक है, तो घनानंद की इनमें से कौन सी रचना नहीं है ये हमें बताना है। सुजानसार है, विरह लीला है, कोकसार भी इनके, लेकिन साहित्यसार घनानंद की रचना नहीं है भाई। ठीक है, बल्कि किसकी है, मतीराम की रचना रहेगी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। साहित्यसार घनानंद की रचना नहीं है बल्कि यह मतीराम की रचना है। मतीराम व घनानंद की रचना इस प्रकार है। मतीराम की रचना फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी ये मतीराम की रचना है भाई। घनानंद की सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली और यमुना यश। तो ये घनानंद की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है भाई। सेनापति की रचना हमें बतानी है। तो रसराज, कवि रत्नाकर, राम रसायन, भाव विलास। तो कवित रत्नाकर भाई सेनापति की रचना है। डी ऑप्शन ठीक है। सेनापति द्वारा रचित मुख्य दो ग्रंथ माने जाते हैं।
एक कविता रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। जो कविता रत्नाकर है भाई, इसमें राम कथा का वर्णन है। इसमें राम कथा के पास तो इसमें तरंग है और 394 दोहे हैं। काव्य कल्प ध्रुव, इसे रीति ग्रंथ माना जाता है। इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये सेनापति के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि है और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। ठीक है, सेनापति का भाई सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है और ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो देव है, बिहारी है, मतीराम है, केशव है। तो देव कवि क्या है? काव्य रसायन के रचयिता रहेंगे। ये ऑप्शन अपना ठीक है। काव्य रसायन के रचयिता रीतिकाल के प्रमुख कवि देव है। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया परपंच, देव तक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग गए। आगे है 153वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी भूषण की रचना नहीं है? शिवा बावनी, रतन बावनी, शिव राजभूषण या छत्रसाल दशक। तो रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है। शिवा बावनी भी है, शिवराज भूषण भी है, छत्रसाल दशक भी भूषण की रचना रहेगी। बी ऑप्शन ठीक है। रतन बावनी भूषण की रचना नहीं, बल्कि यह रीतिकालीन कवि केशव दास की रचना है। केशव दास की अन्य रचनाएं हैं, देखते हैं ऊपर हम कौन कौन सी है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह, देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक, चंद्रमाल, शिवा बावनी, शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। भूषण मूलतः वीर रस के कवि थे। 154वां, जग की कविताई के धोखे रहे हया, पर बिनन की मति जात जगी। किसकी पंक्ति है? क्या भी जग की कविताएं के धोखे रहा हया, पर बिनन की मति जात जगी। किसकी पंक्तियां? तो घनानंद की पंक्तियां रहेगी। भी ऑप्शन अपना ठीक है। जग की कविताएं के धोखे रहे हया, पर बिनन की मति जात जगी, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। दिसी बिदिसिन ते उमड़ी मडी लीनो नभ, ये सोमनाथ की पंक्तियां। तीसरो सनय को मारुग है, जहां ने को श्यान पाक नहीं, ये घनानंद की पंक्ति है। मानुस हो तो वे रसखान बसो संग गोकुल गांव के गवालन, ते रसखान की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है 155वां, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा? अभी पदम सिंह शर्मा ने कहा। ये काफी बार जब ये मैं आपको सारांश करवाती हूँ, व्याख्या करवाती हूँ, तो इसमें ये आया है भाई। ठीक है, तो इसलिए कहती हूँ व्याख्या करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा है। आगे है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और ये बिहारी के विषय में ही कथन है भाई। सी ऑप्शन ठीक है। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा है। रीतिकाल के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। रीतिकाल के अंतर्गत राजाश्रित कवियों में से अधिकांश तथा जन कवियों में से कतिपय ऐसे थे जिन्होंने आत्मज्ञान की भावना अर्थात काव्य रसिक समुदाय को काव्यांगों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रज भाषा में रीति ग्रंथों का प्रणयन किया। अतएव इन कवियों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण ही थी भाई। अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मृत झुकी झुकी परत। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? तो रसलीन की पंक्ति रहेगी। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अमीय हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार रसलीन की पंक्ति है। अन्य पंक्तियों का विवरण इस प्रकार है। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की है। ताही कोरती कहत रस गर्थन की रीति पद्माकर की है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये बिहारी के, और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, तो बिहारी दास की पंक्ति रहेगी। 158वां क्वेश्चन है, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? क्या भी रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन रहेंगे? तो आचार्य सोमनाथ रहेंगे। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ है। इनकी अन्य रचनाएं श्रृंगार विलास, पंचाध्याय, सुजान विलास, कृष्ण लीलावली, माधव विनोद, चिंतामणि की रचनाएं
रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पद्रु, काव्य। एक मिनट भाई, ये क्या है? एक मिनट भाई, दोबारा से आ गए। एक मिनट, ये क्वेश्चन क्योंकि हमने यहाँ तक कर लिया 158 तक, ये दोबारा प्रिंट हो गया भाई। तो यहाँ से है प्रकाश आदि है। मतीराम की रचनाएं फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण, श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, विरुद्ध कौमुदी आदि हैं। देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, काव्य रसायन आदि। आगे क्वेश्चन है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन रीतिकालीन कवि के विषय में कौन से? भाई घनानंद, ऊपर दिए आया था अभी व्याख्या में। सी ऑप्शन ठीक है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल जी का उक्त कथन रीतिकालीन रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद के विषय में है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वैली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली और यमुना यशोदय। 160वां क्वेश्चन देखते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। यह कथन मूलतः किस विद्वान का? तो ये भाई ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और काफी बार ये हम कर चुके हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समा शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके सतसई के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने अन्यंत्र कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। और जो भी बच्चा अभी पहली बार क्लास देख रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और जितनी भी क्लासें आपकी रहती है तो प्लीज चैनल पर जाके आप जरूर से जरूर देखना। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है, चैप्टर वाइज सीरीज नाम से, तो प्लीज आप उनको जरूर देखना। अगला क्वेश्चन, रीति काल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? भाई किसने नहीं की थी रीति विषयक काव्यों की? तो वृंद ने, गिरिधर कविराय ने, नागरीदास ने, दीनदयाल ने। तो भाई नागरीदास ने भाई नीति विषयक काव्य की रचना नहीं की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। जो रीति काल में नीति विषयक काव्यों की रचना दिए गए कवियों में नागरीदास ने नहीं की थी। भाई नागरीदास रीतिकालीन मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचयिता है और नागरीदास का ही नाम सावंत सिंह है, ये भी पूछा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, फाग बिहार, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, रसिक रत्नावली आदि शेष रीतिकालीन रचनाकारों ने नीति विषयक काव्यों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्तक काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? यानी क्षमतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है। देख तो भाव वर्ग का उच्छल प्रवाह, व्यक्ति परकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, शैली पर चमत्कार प्रदर्शन। तो भाई इनमें से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की नहीं? तो भाई नहीं बताना है तो डी ऑप्शन अपना ठीक है, शैलिप चमत्कार प्रदर्शन ये रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। भावावेग का उच्छल प्रवाह ये भी है, व्यक्ति परकता भी है, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति ये भी है। भाई तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, डी ऑप्शन ठीक है। दी गई विशेषताओं में शैलीपक चमत्कार प्रदर्शन विशेषता रीति मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं: भाववेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्ति परकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, श्रृंगारिकता का प्राधान्य, ये रीति मुक्त काव्य की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो रसिक प्रिया, कविकुल, कलद्रुम, काव्य निर्णय, रस रहस्य। तो रसिक प्रिया आएगा पहले, किसके? केशवदास की। ये कवि कल्पद्रुम चिंतामणि की, रस रहस्य फिर काव्य निर्णय है। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। भाई बी ऑप्शन ठीक है। रसिक प्रिया केशवदास की, कवि कल्पद्रुम चिंतामणि की, रस रहस्य
कुलपति मिश्र। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। रसिक प्रिया 1591 में इसका प्रकाशन हुआ था। कवि कल्पद्रुम 1650, रस रहस्य 1670, काव्य निर्णय 1746। भाई किसी भी बच्चे को अगर वर्ष याद नहीं होता तो प्लीज आप जो लेखक हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है चिंतामणि से पहले केशवदास आते हैं, ठीक है। तो केशवदास की जो रचनाएं हैं वो चिंतामणि से पहले होंगी। तो रसिक प्रिया आ गई, फिर कवि कल्पद्रुम। ऐसे ही भिखारी दास से पहले कुलपति मिश्र आते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और प्रकाशन वर्ष अगर आपको याद होता है तो उससे बेटर तो कोई बात ही नहीं है। आगे निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। भाई लक्षण ग्रंथ दे रखे और आचार्य दे रखे, उनको सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2, तो इनको हमें मिलान करना है। तो देखते हैं। कवि कुल कल्पद्रु अभी हमने देखा है किसकी है, ये चिंतामणि की है। तो ए का 4, तो ए का 4 जिसमें है उसको रहने देते हैं और उसको काट देते हैं। तो बी ए में और बी में है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। भाई ललित ललाम ये किसके, ये मतीराम की है। तो 2 का 1 भाई ओनली ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन अपना ठीक है, बी भी कट जाएगा। भाव विलास किसकी है, जो भाव विलास है ये महाराजा जसवंत सिंह की है। काव्य निर्णय भिखारी दास की, ये भी हमने ऊपर देखी है। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। लक्षण ग्रंथ और आचार्य भाई देखते हैं। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित ललाम मतीराम, भाव विलास देव, काव्य निर्णय भिखारी दास, भाषा भूषण महाराजा जसवंत। भाई ऊपर भाई एक गल दे रखा था, ये भाव विलास इनकी नहीं है, ये देव की है, ठीक है। मैंने गलत मिलान कर दिया था, देव की भाई बे का 5। आगे काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, ठीक है। इश्कनामा, विरह लीला, शिवा बावनी, तो इनमें से एक है गंगा लहरी। तो पहले देखते हैं जो हमें आते हैं हम वो करते हैं। शिवा बावनी किसकी है, भूषण की है, ठीक है। तो 4 का 1, तो 4 का 1 2 में है, इसलिए ये कट हो गए भाई, ठीक है। गंगा लहरी, ये गंगा लहरी किसकी है ये हमें बताना है। तो गंगा लहरी घनानंद की है, सूदन की है या पद्माकर की है, ये हमें बताना है। तो गंगा लहरी किसकी है, ये पद्माकर की रहेगी। तो एक का दो भी इसी ऑप्शन में है। आगे देख लेते हैं। इश्कनामा, जो इश्कनामा है ये बोधा की है। विजय लीला ये घनानंद की है, वो ठीक है, काफी बार देख चुके हैं। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। एक मिनट भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। काव्य ग्रंथ है और कवि है। गंगा लहरी पद्माकर, इश्कनामा बोधा, विरह लीला घनानंद, शिवा बावनी भूषण, सुजान चरित्र सूदन की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है। ध्यान रखना, लक्षण ग्रंथ बताना हमें। कवित रत्नाकर, काव्य रसायन, रतन हजार, ललित ललाम, ठीक है। आगे देखते हैं। भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुल कल्पद्रुम, काव्य रसायन, तो बी ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सभी लक्षण ग्रंथ है। भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुल कल्पद्रुम, काव्य रसायन समूह में ग्रंथ क्या है, लक्षण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त ठाकुर ठसक तथा रतन हजारा सभी रीतिकालीन ग्रंथ है। इन जिनके रचयिता क्रम से ठाकुर तथा रसनिधि है। ठाकुर ठसक के कौन है, ठाकुर। रतन हजारा के रसनिधि रहेंगे। वीरा वारिस के रचनाकार बोधा है। आगे क्वेश्चन है। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर देना हमें, ठीक है। तो अष्टायाम, अलंकार, राग रत्नाकर, अंग दर्पण किस विकल्प के सभी रचनाएं देव की नहीं है, ठीक है भाई। जो देव की रचना नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको पता है जो अंग दर्पण है ये देव की नहीं है, ये रसलीन की रचना है। तो जहां भी 4 है वो तो हमारा ठीक होगा, इसलिए ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो, अष्टयाम देव की है, अलंकार माला भी देव की है, राग रत्नाकर देव की नहीं है। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सॉरी भाई, ये अलंकार माला देव की नहीं है, राग रत्नाकर तो है, अष्टयाम भी है। डी ऑप्शन ठीक रहेगा।
अलंकार माला तथा अंग दर्पण देव की रचनाएं नहीं है। अलंकार माला सुरती मिश्र की तथा अंग दर्पण रसलीन की रचनाएं हैं। अष्टयाम और राग रत्नाकर देव की रचनाएं रहेंगी। किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी का यह कथन किस रीति कारण कवि के संदर्भ में है? तो ये बिहारी के संदर्भ में है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी के संदर्भ में है। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना। जन्म काल के अनुसार पूछा भाई देव, केशव, चिंतामणि, देव और पद्माकर। तो सबसे पहले केशवदास आएंगे, फिर चिंतामणि आएंगे, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, देव फिर पद्माकर। बी ऑप्शन ठीक है। केशव का जन्म 1555 में हुआ, चिंतामणि का 1609 में, देव का 1673 में, पद्माकर का 1753 में। अगला क्वेश्चन 170वां, स्थापना दे रखा है और तर्क दे रखा है भाई। ठीक है, स्थापना और तर्क है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्यक्त दोष न होगा, अव्यक्ति दोष नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, दोनों ए और आर दोनों ठीक रहेंगे। कथन रीतिकाल के संबंध में इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्युत्पत्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक रूप से श्रृंगार को ग्रहण किया जाना भी एक विशेष प्रकार की रीति है। अगला क्वेश्चन 171वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन किया गया, यानी सर्वांग विवेचन हुआ है? तो भाई किस में हुआ है ये देखते हैं। रस विलास में, ललित ललाम में, शिवराज भूषण में या कविकुल कल्पद्रुम में? तो कविकुल कल्पद्रुम में सर्वांग विवेचन हुआ है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अगर मेरी क्लास से क्रमबद्ध जो मैंने एक आपको क्लास प्रोवाइड करवाई थी, जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो प्लीज आप उसको देख लेना। हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन मैंने करवाया था, तो प्लीज आप उसको जाके देख सकते हो। मैंने ये सभी रचनाएं अलग अलग करवा रखी है, कौन सी सर्वांग विवेचन रचनाएं हैं, कौन सी अलंकार की है, ठीक है, कौन सी श्रृंगार परक, सभी कौन सी रीति परक, ये सभी रचनाएं मैंने अलग अलग में करवा रखी है। नोट्स के माध्यम से मैंने वो क्लासें प्रोवाइड करवा रखी है, तो प्लीज जिस भी बच्चे ने देखी तो प्लीज आप उन क्लासों को देख सकते हो जाके। चिंतामणि त्रिपाठी कृत कविकुल कल्पद्रुम में सभी काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन हुआ है। शेष विवरण इस प्रकार है। ग्रंथ है, रचनाकार उनका निरूपण है। रस विलास देव की है, इसमें रस का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण भूषण की है, इसमें अलंकार का हुआ। ललित ललाम मतीराम की रचना, इसमें भी अलंकार का निरूपण हुआ है। 172वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया? नहीं पूछा भाई, कौन सा मतीराम का नहीं है? तो रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। तो भाई रस रहस्य मतीराम का नहीं है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रस रहस्य मतीराम की रचना नहीं बल्कि कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार सार, युक्ति तरंगिणी, नक्सिक, द्रोण पर्व। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाप, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। 143वां क्वेश्चन है, उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किसके विषय में है? तो ये बिहारी के विषय में ही है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से
मानना चाहिए। इस कथन के लेखक कौन है? तो किसने कहा है भाई ये कथन, ये आपको बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आती, रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से ही मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है। किसकी दृष्टि से? रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से केशव दास को नगेंद्र ने माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक है। 175वां क्वेश्चन है, भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो अलंकार प्रियता की अभिव्यक्ति प्रकट की है भाई भूषण ने। और ये भूषण की पंक्तियां आपको ध्यान रखना है, ये पंक्तियां भी काफी बार पेपर में पूछी जाती है भाई। भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपने अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी कवि भी माना है। केशव बामा दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव दास को कोर्ट का कवि कहा है। पूछा जाता है वे कोर्ट का कवि केशव दास को किसने कहा? तो विजयपाल सिंह ने कहा है, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है। तो इसी के साथ भैया आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। 35 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी भाई। ठीक है, और भाई पीडीएफ आपको जब मिलेगी जब ये रीतिकाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।